काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम समावेशी बच्चों हेतु परामर्श की अवधारणा के कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संक्षिप्त में जान लिया था कि परामर्श क्या होता है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, महत्व क्या है और जो हमारे सामने परामर्शदाता होता है उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो बाकी जो प्रश्न छूटे थे वो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कवर हो जाएंगे। ठीक, पहला प्रश्न है कि परामर्श का अर्थ बताइए। ठीक, तो परामर्श का अर्थ, तो परामर्श एवं इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा या सुझाव देना। ठीक है, लेना या देना। तो ये इसका अंग्रेजी वर्ड है काउंसलिंग, और सलाह, राय, मशवरा, सुझाव लेना या देना इसका क्या है, हिंदी अर्थ है। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। शिक्षा अथवा मनोविज्ञान के संबंध में शैक्षिक परामर्शदाता का स्थान लोकप्रिय है। परामर्श के द्वारा हम छात्रों को सलाह दे सकते हैं कि वह कौन से कार्य करे। ठीक, अतः विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन तथा परामर्श दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है कि परामर्श को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श को परिभाषित तो हमने परामर्श के अर्थ में ही समझ लिया था कि परामर्श क्या है। ठीक, तो यहाँ पे डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने कहा है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि परामर्श का मूल तत्व दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है। ठीक, और ये निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। और परामर्श के उद्देश्य की बात करें तो छात्र को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, ये उसका उद्देश्य हो गया। और छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसमें बिना किसी की सहायता लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। ठीक, तो ये परामर्श के उद्देश्य हो गए। आगे हम लोग देखेंगे कि परामर्श की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो जो परामर्श की प्रकृति है उसके बारे में, तो परामर्श एक ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है। भाई, व्यवहारगत तो प्रक्रिया है ही, और इसमें कम से कम दो व्यक्ति, परामर्श लेने वाले तथा परामर्श देने वाला अवश्य होना चाहिए। तो दो व्यक्ति होना चाहिए, जो परामर्श लेता है और जो परामर्श देता है। ठीक, तो दो व्यक्ति होने चाहिए। और क्या है कि भाई दोनों व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। ठीक, और जिनकी डोर आपसी विश्वास, समझ, स्पष्टवादिता तथा एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता एवं निष्ठा के धागों से बंधी हो। ठीक, ये हो गया। और आगे क्या है कि परामर्श लेने वाले को ऐसा वातावरण तथा सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वह अपनी समस्या को खुलकर परामर्श लेने वाले के सामने रख सके, अथवा उसका इस तरह का प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए कि वह परामर्श देने वाला अपनी ओर से ही उसके कल्याण हेतु परामर्श सेवाएं देने के लिए उत्सुक हो जाए। ठीक, आगे है कि परामर्श देने और लेने के लिए लगातार प्रत्यक्ष संपर्क में आना अति आवश्यक है। और परामर्श देने का कार्य परामर्श लेने वाले की परेशानियों और समस्याओं को तुरंत ही अपने आप निपटाना नहीं होता, और ना ही उसकी समस्याओं के बोझ को अपने आप ढोते रहना होता है। इसका असली प्रयोजन तो उसे सलाह या मशवरे के रूप में ऐसी वैचारिक सहायता तथा भावनात्मक सहारा देना होता है कि जिस पर चलकर वह स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल कर सके तथा अपनी कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। एक तो ये पॉइंट हो गया। आगे है कि परामर्श का मुख्य प्रयोजन इस तरह व्यक्ति को अपने समायोजित होने के प्रयत्नों में लगाना है, ना कि उसके आगे पकी पकाई खीर की तरह मनचाही चीज़ें पेश करके उसे अपने ऊपर निर्भर बनाना। धीरे धीरे अपने निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी राय चुनने में उसे समर्थ बनाकर पूरा आत्मनिर्भर बनाने की बात परामर्श सेवाओं में परामर्शदाताओं द्वारा सोची जाती है। ठीक, आगे है कि परामर्श की प्रक्रिया द्वारा परामर्श लेने वाले व्यक्तियों की अनुभूतियों, रुचियों तथा व्यवहार में इस प्रकार के अनुकूल परिवर्तन लाने के उपाय किए जाते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों का उचित विकास कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके, अपना रास्ता स्वयं चुन सके तथा इस पर मजबूती से चलकर अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। और अतः सारांश रूप से इसको भी रचनात्मक एवं निर्माणात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है, जिसमें परामर्शदाता परामर्श लेने वाले से मधुर एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित करके उसकी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में इस प्रकार के वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयत्न करना है ताकि वह अपनी समस्याओं के निराकरण तथा अपनी प्रगति की उचित राह चुनने
तथा उस पर दृढ़ इरादों से चलने में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। तो ये परामर्श की प्रकृति हो गई। आगे देखेंगे परामर्श की आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में। तो आवश्यकता क्या है? तो भाई यह व्यक्ति को भाई आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है और छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है और शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है और शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। ठीक, तो ये तो आवश्यकता हो गई। आगे क्या है? क्षेत्र। तो परामर्श के क्या? मनोवैज्ञानिक परामर्श हो गया, नैदानिक परामर्श और मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श, स्थानापन्न परामर्श। मतलब ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं कि जिन क्षेत्रों में आपको भाई परामर्श चाहिए वही परामर्श के क्षेत्र बन गए। परामर्शदाता के कार्य। ठीक, तो कार्य क्या है कि अभिभावकों के साथ बैठकर बाधित बालकों की घर से संबंधित समस्याओं को समझना, विशिष्ट बालकों की मनोवैज्ञानिक जांच करना, छात्रों को व्यवसाय से संबंधित जानकारियां देना, समस्यात्मक बालकों की सहायता करना, परिवार, समाज तथा शिक्षालयों के बीच संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना। ठीक, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे सामने कुल 19 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनमें से आप 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट अगर एग्ज़ाम में परामर्शदाता के कार्य आते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो नंबर आपको पूरा मिलेगा। बाकी वीडियो पॉज करके आप ये लाइन पूरा पढ़ लीजिए। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं? नैदानिक परामर्श। तो नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती एवं लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोगी व बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। ठीक, तो ये नैदानिक परामर्श के बारे में था। आगे है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श में संबंध बताइए, या मार्गदर्शन एवं परामर्श में संबंध। ठीक, तो इसमें पढ़ते हैं। तो लिखा है कि मार्गदर्शन और परामर्श दोनों एक बड़े ही प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। ये तो बात सत्य है, और वह है मार्गदर्शन या परामर्श के इच्छुक व्यक्ति की इस तरह सहायता करना जिसके द्वारा उसका तथा समाज का अधिक से अधिक तरह हित चिंतन हो सके। दोनों ही यह नहीं चाहते कि व्यक्ति की सहायता इस प्रकार की जाए कि वह सहायता देने वाले के ऊपर निर्भर बना रहे, बल्कि उसके सामने ऐसे तर्कयुक्त विचार, दृष्टिकोण तथा सही विकल्प आदि रखना चाहते हैं जिनका मंथन कर वह अपनी शक्ति तथा योग्यताओं के अनुरूप अपना रास्ता स्वयं खोज सके, अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सके तथा अपनी वृद्धि और विकास की ऊंचाइयों पर स्वयं चढ़ सके। ठीक, आगे प्रश्न उठता है कि फिर इन दो अलग अलग शब्दों मार्गदर्शन और परामर्श को प्रयोग में लाने की क्या आवश्यकता है? अगर ये पर्यायवाची हैं तो किसी एक का ही प्रयोग करना ठीक रहता है। उत्तर यही होगा कि ये पर्यायवाची नहीं है। एक जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भी इनकी प्रक्रिया तथा आधार प्रणाली में अंतर है। मार्गदर्शन से कुछ ऐसा आभास होता है कि किसी व्यक्ति को जो मार्ग भटक गया है या संशय और परेशानी में पड़ गया है उसे सही मार्ग दिखाने तथा उपयुक्त सूचना या ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इससे उस व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित सहायता मिल जाती है। यह उंगली पकड़कर रास्ता दिखलाने वाली बात नहीं, वरन उसे रास्ते की ओर मात्र इशारा भर करना है जिस पर चलकर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन किसी को भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। विद्यालयों में इसके लिए मार्गदर्शन सेवाओं का आयोजन किया जा सकता है, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार की सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शक और मार्गदर्शन प्राप्त करने वालों के बीच मधुर संबंध, घनिष्ठता तथा तादात्म्यीकरण आवश्यक नहीं है। उनके बीच गोपनीयता, आपसी विश्वास तथा निष्ठा आदि बंधनों का होना भी जरूरी नहीं है। मार्गदर्शन जो परामर्श है वो मार्गदर्शन की तुलना में कई अधिक बातों की उपेक्षा करता है। ठीक, कि एक तो यह कि पूर्णतया व्यक्तिगत स्तर पर ही संपन्न हो सकता है, सामूहिक तौर पर नहीं। परामर्श लेने वाला जब तक खुलकर अपनी समस्या को सामने नहीं रखेगा तब तक उसे उपयुक्त सलाह या मशवरा दिया कैसे जा सकता है। ठीक, तो दूसरा, और ये यहाँ पे ये जो हमारा प्रश्न है काफ़ी यार बड़ा है। ठीक, तो
ऐसा करिए, आप अगर चाहें तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। मैं इस प्रश्न पर अलग से इनके संबंध के बारे में वीडियो बना दूंगा कि मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, बाकी आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। ठीक, इसी तरह हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निर्देशात्मक परामर्श का क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार परामर्श पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित ही होता है। इसकी प्रमुख मान्यताओं, विशेषताओं तथा कार्यप्रणाली को संक्षेप में निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो अगर इसकी मूलभूत धारणा के बारे में बात करें तो इस प्रकार के परामर्श में यह मूलभूत धारणा कार्य करती है कि परामर्शदाता परामर्श लेने वाले की तुलना में बहुत अधिक ज्ञानवान, जानकार तथा सुलझा हुआ व्यक्ति होता है। उसे इस तरह का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त रहता है कि वह परामर्श लेने वालों की समस्या की तह तक आसानी से पहुंच जाए, समस्या के समाधान हेतु उपाय या उपचार तलाश कर सके तथा इन उपायों को व्यवहारात्मक रूप देने से बढ़िया तरीके परामर्श लेने वाले को बता सके। ठीक, अब कार्य प्रणाली की बात करते हैं कि कार्य प्रणाली है कि इसी धारणा पर चलते हुए परामर्शदाता के पास जब कोई परामर्श लेने आता है तो वह सब कुछ अपने हाथ में लेता है। पहले वह उसकी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, समस्या का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसकी समस्या वास्तव में है क्या, किन व्यवहारगत या परिवेशगत लक्षणों द्वारा इसका स्पष्टीकरण हो रहा है, यह कितनी सामान्य या गंभीर है। इसके पश्चात वह अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर उसके समाधान की योजना तैयार करता है और फिर इस योजना के आधार पर परामर्श लेने वाले को अपने तय किए हुए रास्ते पर चलने को तत्पर करता है। देखता है कि उसकी समस्या के समाधान में इस प्रकार का समाधान कितना सहायक सिद्ध हो रहा है। रास्ते की अड़चनों के बारे में भी सोचता रहता है तथा उसे समय समय पर उपयुक्त निर्देशन देने का कार्य तब तक नहीं समाप्त करता जब तक परामर्श लेने वाला अपनी समस्या से राहत न पा ले तथा अपने आप को समायोजित न अनुभव करे। निर्देशन देते समय परामर्शदाता यह अवश्य ध्यान रखता है कि परामर्श लेने वाले को किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं किया जाए और न उसे अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर बनाया जाए। हाँ, दिशा खोजना था, उपाय बताना अवश्य वह अपने हाथ में रखता है। ठीक, अब आगे है अनिर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत धारणाएं बताइए। ठीक, तो मूलभूत धारणाएं कौन कौन सी हैं कि परामर्श तभी अच्छी तरह सफल हो सकता है जबकि वह परामर्श लेने वाले की आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों तथा योग्यताओं को ध्यान में रखकर नियोजित एवं कार्यान्वित किया गया हो। परामर्श लेने और देने वाले के बीच में सक्रिय अंतःक्रिया होनी अति आवश्यक है। दोनों को ही पर्याप्त रूप से सक्रिय रहना चाहिए, परंतु मुख्य भूमिका परामर्श लेने वाले के द्वारा ही निभाई जानी चाहिए क्योंकि उसकी तत्परता तथा आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक होती है। परामर्श ग्राही की समस्याओं के समाधान तथा व्यवहार परिमार्जन में उसके भूत की जगह वर्तमान पर ही अधिक बल देना चाहिए। परामर्शदाता को समस्या की तह तक जाने या छानबीन करके अपना समय बर्बाद न करके उसके वर्तमान व्यवहार आवश्यकताओं तथा भावनाओं पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि परामर्श लेने वाले से तादात्मीकरण करके उसे परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय अगुवा बनाया जा सके। आगे है कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयों तथा शक्तियों का खजाना छुपा होता है तथा प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी खोज सोई हुई शक्तियों को जगाएं, उसे अच्छा होने का आभास दिलाएं। अगर ऐसा कर दिया जाए तो स्वयं ही अपने विकास की मंजिल तय करने की ओर बढ़ता जा सकता है। परामर्शदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के स्थान पर परामर्श लेने के द्वारा जो योगदान परामर्श प्रक्रिया में दिया जाता है उसका महत्व सदैव ही अधिक माना जाता है। ठीक, तो ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न थे जो हो गए हैं। आगे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी एक बार देख लेते हैं कि परामर्श सेवा का महत्व क्या है। ठीक, तो महत्व क्या है कि व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है, छात्र को सही निर्णय लेने में सहायक करता है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, व्यक्ति में सद्भाव पैदा करता है और शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में भी सुधार की प्रेरणा देता है। ठीक, और अगला है कि परामर्श की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो परामर्श के प्रकार कौन कौन से भाई, तो मुख्य रूप से ऐसे 3 उपागमों का विशेष रूप से उल्लेख है। वे हैं कि भाई निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श।
ठीक, तो ये 3 थी, इनके बारे में पढ़ लिया और इसी के साथ जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अन्य अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और अंत तक चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।